अब उसने मेन पॉइंट्स उसकी मज़ीद वजाहत की, यानी बुलेट्स के फॉर्म में उसने पेश किया कि एटम जो है ना पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन पर मुश्तमिल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं उस पोर्शन को। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड की के साथ। ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बहुत तेज़ी के साथ। जिस तरह के प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर, वो सोच रहा था और कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब घूमता है, इसका मतलब है कि उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की, एनर्जी जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जानते हैं, फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव अराउंड। फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कंपेल करता है कि मेरे इर्द गिर्द घूमो। अब सवाल ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है, कहाँ से उसके पास आता है? तो हम कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये प्रोवाइड करता है क्या, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो है ना वो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका कि न्यूक्लियस का साइज इंतहाई स्मॉल है, इंतहाई बमुकाबला एटम के साइज का। एटम का जो साइज होता है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना एटम का वो ज़्यादातर एम्प्टी होता है। एटम जो है ना वो एज अ होल न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो तादाद में प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल हैं। और न्यूक्लियस जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। ये एटम की जो एनर्जी होती है या जो उसका मास होता है वो सारा के सारा कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और ये दोनों जो है ना वो हैवी पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मेन यानी उसके बुलेट्स पॉइंट की समझ आ गई होगी। मैं रिपीट इसलिए नहीं करता कि वीडियो को मैं ज़्यादा मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता, सीधे मैं उसके ड्रॉबैक्स की तरफ आता हूँ। रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन इसके बावजूद चूँकि काम इनिशियल था इस वजह से उसने भी गलती की है। वो सोच रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन एटम का सिस्टम है न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स का, ये सोलर सिस्टम जैसा है। इसकी रिजेम्बलेंस इसकी मुशाबहत जो है ना इसकी तरह होती है। तो वो देखें आप लोग कि उसने कौन सी गलतियाँ की थी। हिज मॉडल इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन विच आर एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल बॉडीज़। देखिए वो कह रहा था कि ये जो मतलब यानी अर्थ की ग्रेविटी है, इस तरह जो वो काम यानी करता है, उसके गिर्द जो प्लैनेट्स घूमते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह घूमते हैं। लेकिन बात यह है कि लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन ये तो न्यूट्रल बॉडीज़ पर एप्लीकेबल हैं, ये एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एप्लीकेबल नहीं है। चार्ज बॉडीज़ पर जो है एप्लीकेबल नहीं है। मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडीज़ जब हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक फिर ऐसी चीज़ जो है ना वो एनर्जी एमिट करती है लगातार। जो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसे एनर्जी एमिट करना चाहिए, लेकिन जब वो एनर्जी लगातार एमिट करेगा फिर तो आखिरकार वो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में फॉल होगा, गिरेगा। ताहम ऐसे कभी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। अगर ऐसे होता तो आज शायद दुनिया न होती।
इफ इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी दे से ही से सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज करते हैं जिस तरह के ऊपर वो बता रहा था। तो फिर वो जो है ना स्पेक्ट्रम जब देगा, एनर्जी का स्पेक्ट्रम वो देगा, रेडिएशन जब खारिज करेगा तो वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना चाहता। जब स्पेक्ट्रम कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? जिसमें गैप नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते। जिस तरह के मैं मिसाल दे दूँ, रेम्बो होता है, कौसे कज़ा होता है, जो एक दूसरे के ऊपर होता है। अभी एक लाइट ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू होता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता तीसरा शुरू होता है, उसमें गैप नहीं होता, जिस तरह के मैंने यहाँ पर बनाया। दूसरा मैं एक मिसाल देता हूँ, देखें इस तरह, देखें कि इसमें जगह खाली जगह नहीं है, एक अभी ख़त्म नहीं हुआ है दूसरा शुरू हो गया, दूसरा ख़त्म नहीं है और तीसरा शुरू हुआ। तो इसे ऐसे जब रेडिएशंस निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। लेकिन वो कह रहा था जब वो एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज करता है तो उसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह होता है, देखिए ये प्रिज्म है, इनमें से रेडिएशंस निकलते हैं लाइन की तरह, और दरम्यान में जो है ना वो भी होता है, डार्क स्पेस भी होता है। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये आप डार्क समझे, मतलब अंधेरा समझे, और ये लाइट के जो है ना लाइंस समझे। तो वो ऐसा स्पेक्ट्रम दे रहा था, ये भी उसकी एक गलती थी। रदरफोर्ड ने जो है ना मज़ीद बात यह है कि उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं दी, एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने कोई बात नहीं की है, वो इस पर खामोश है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बहुत लंबा टॉपिक था 9th कोर्स के हिसाब से, लेकिन उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझ आ रहा होगा। अगर कुछ फिर भी कुछ मसला है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब देने की कोशिश करूँगा।